मैं अभी अयोध्या में गया था, मुझे तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग मिले और हर व्यक्ति जय श्री राम बोल रहा है और हर व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, इसके लिए नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद। तमिल और अंग्रेजी बोल रहे जय श्री राम, गूस बम्स, वी लव मोदी। ये मैंने सेंटिमेंट 19 पे भी नहीं देखा। सिर्फ नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवा सकते हैं और कोई। ममता बनर्जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रही है क्योंकि उनको पता है उससे बंगाल में उनका जो मुस्लिम वोट है वो ना इम्पैक्ट हो जाए। लेफ्ट ने डिनाई कर दिया है, तो इसमें पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 90% सीटें जीती थी, 60% ज्योग्राफी से, जो हिंदी हाट है। कर्नाटका में बीजेपी एक फोर्स है, तेलंगाना में बीजेपी 2019 से ज्यादा मजबूत स्थिति में। मेरे हिसाब से 24 का जो सेंटिमेंट मुझे अभी दिख रहा है वो 19 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अपोजिशन को ये नहीं पता कि ये जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है ये बैकफायर करेगा? मुझे लग रहा है वो एक चक्रव्यूह के अंदर आ गए कि मुस्लिम वोट जो है वो लार्जली जो पोल हो रहा है वो एंटी बीजेपी वोट पोल हो रहा है। यादव ओबीसी भी जो है वो भी बीजेपी को वोट डाल रहा है मोर देन कंपेयर टू व्हाट इट हैड डन इन 2000। करें यूपी पॉलिटिक्स की बात करें, आपको 80 में से कितनी सीटें लगेंगी? 70 प्लस मिनिमम, 70 प्लस मिनिमम और 80 की 80 सीट्स पे बीजेपी जो है कंटेस्ट में है। अमेठी राहुल गांधी एक बार हारे, अभी तक अमेठी वापस नहीं गए। अगर कोई भी दूसरा नेता होता जो सीरियस होता पॉलिटिक्स में या उसको सही एडवाइस कोई कर रहा होता तो बोलता कि भाई तुम हिंदी हार्टलाइन से हट जाओगे तो तुमको कभी कोई जमीनी अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। 2011 असम चुनाव के बाद में एक स्टेट इलेक्शन नहीं जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार रिपीट की, नॉट इवन वन स्टेट। बीजेपी अपनी वीकनेस पे काम कर रही है, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रही है, वेरएज कांग्रेस अगर कहीं वीक होती है तो उस वीकनेस को सरेंडर कर देती है। ये डिफरेंस है दोनों। लल्लन सिंह वाला एपिसोड चल रहा है, क्या लगता है वहाँ क्या खिचड़ी पकी? नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकली जो है वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। ज्यादा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि जितनी ज्यादा आप बढ़ेगी उतनी ज्यादा कांग्रेस कमजोर होगी। उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, उसी पे देश आगे जा रहा है। देश कभी भी एंटी नेशनल नहीं हो सकता और स्वीकार नहीं कर सकता। 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्पष्ट बहुमत के साथ में 2024 में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। जितने वोट, क्वांटिटी ऑफ वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में पड़े थे उससे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वोट 2024 में पड़ेंगे। कैसा रहा अयोध्या का सफर? सुश्री जी, मैं कह सकता हूं कि अयोध्या का जो सफर है वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है क्योंकि जब मैं अयोध्या में ट्रैवल किया, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके पहले भी मैं अयोध्या गया था। जिस दिन जजमेंट थी उस दिन भी मैं अयोध्या में था, उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था उस दिन भी मैं अयोध्या में था और आज भी अयोध्या के अंदर हूँ। तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा अयोध्या के अंदर। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा, मैं बता दूं ये प्रदीप जी जो है ये जन की बात के फाउंडर हैं और इनके प्रेडिक्शन बहुत शानदार होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सबने कहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी और बीजेपी की गवर्नमेंट की नहीं, और ये आप ही ने प्रेडिक्ट किया था। जी बिल्कुल। और अभी तक हम 39 इंडियन इलेक्शंस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर चुके हैं। और आप और मैं जब उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर प्रिडिक्ट किए, साथ में काम कर रहे थे, जब आप एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे तो तब मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं और आप बात करते थे तब हम लोग कहते थे 250 से 70 के बीच में ही जो है वो आंकड़ा छुएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मेजॉरिटी जर्नलिस्ट उस वक्त कहते थे 300 पार 300 पार। सो इट्स डिलाइट टू बी ऑन योर शो टाइम, जो इतना पॉपुलर शो अब आने वाले समय के अंदर होने वाला है। बस आप जैसे लोग आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो सर्वे करते हैं, सब बहुत ही माइन्यूट सर्वे करते हैं, 24 में क्या लग रहा है? मैं पिछली बार श्री जी जब मैं अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल कर रहा था और मैंने अराउंड फरवरी मार्च में कहा था, मार्च फर्स्ट वीक में, कि पीएम नरेंद्र मोदी विल कम विद 300 प्लस। उस वक्त हम इकलौते लोग थे, आप उठा के देख लीजिएगा मेरी रिसर्च टीम को बोल के, जिसने कहा था कि पीएम विल कम विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 300 प्लस। उस वक्त सब हमारे लोग मजाक उड़ा रहे थे। तब से अभी में मैंने अभी तक प्राइमरी पोलिंग नहीं शुरू करी, पर जितना भी सेकेंडरी डेटा मेरे पास आ रहा है मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब वो 350 से होगा, 400 से होगा, 300 से होगा, वो समय थोड़ा सा बताएगा क्योंकि आई थिंक उसकी क्लैरिटी फरवरी मिड के बाद आना शुरू हो जाएगी। बट ये क्लियर है कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जितना वोट शेयर बीजेपी का 2019 में आया था उससे ज्यादा वोट शेयर 2024 में आएगा। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अच्छा, ज्यादा वोट शेयर है? वोट शेयर ज्यादा आएगा। अब क्या रीजन क्या लगता है? रीजन बहुत सिंपल है।
2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 90% सीटें जीती थी, 60% ज्योग्राफी से, जो हिंदी हार्टलैंड में। 2019 के अंदर वो ज्योग्राफिकल बेस जो है वो और बढ़ गया था। बीजेपी का वोट शेयर 30, 31, 32 से बढ़ के 37 प्लस हो गया था। अब जो है वो वोट शेयर जो है बीजेपी का जो सोशल बेस है वो और बढ़ गया है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जितना पहले कम वीक थी उस उतनी वीक एज बीजेपी नहीं है, एनडीए की मैं बात नहीं कर रहा। तेलंगाना में बीजेपी का जितना जनाधार 2019 में था उससे ज़्यादा आज की तारीख में 2024 के रनअप में होने वाला है। बंगाल के अंदर जितना वोट 2019 में पड़ा था उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वोट पड़ सकता है, सीटें कन्वर्ट होगी, यू हैव टू सी। सो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से बीजेपी का बहुत बड़ा डिफरेंट वोट जो है कम हो रहा है। अच्छा, एक जो नैरेटिव तय करने की बात हो रही है साउथ वर्सेस, फ्लॉप नैरेटिव है। सिंपल लॉजिक बताया तो मैं भी तेलंगाना का चुनाव सही प्रिडिक्ट करके हम आ रहे हैं। साउथ में कितने स्टेट्स आते हैं? केरला, तमिलनाडु, आपका कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमेशा से दो रीजनल फोर्सेस के बीच की लड़ाई हुई, आप हटा दीजिए कोई भी व्यक्ति, मतलब ना बीजेपी ना कांग्रेस है। कर्नाटका में बीजेपी एक फोर्स है। तेलंगाना में बीजेपी 2019 से ज़्यादा मजबूत स्थिति में। 2019 के पहले जो असेंबली चुनाव हुआ था उसमें उसका जो वोट शेयर था वो सिंगल डिजिट वोट शेयर था, करीबन 7-8% की तरफ था, आप देखिएगा। अब जो है उसका वोट शेयर जो लोकसभा इलेक्शन में आया था वो 14% प्लस आ गया था, 17% आया था, 4 सीटें आई थी। आज असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 14% पहुंच चुका है। सो विच मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन 2019। सो तेलंगाना, कर्नाटका 2 राज्य हैं जहाँ बीजेपी स्ट्रांग है, जहाँ पे वो एक तो फोर्स आपको है। लगता है कि स्टेट इलेक्शन हारने के बाद कर्नाटका, वहाँ पे कर्नाटका में जी। बीजेपी स्ट्रांग रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि स्टेट इलेक्शन स्टेट मुद्दों के ऊपर था और अब जेडीएस और बीजेपी का भी अलायंस होना लगभग तय है। तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कर्नाटका के अंदर जहाँ पे बीजेपी वाइप आउट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से या तो जो 2014 में बीजेपी की वर्डिक्ट आई थी वो, या उससे बेहतर या नियर 2019 बीजेपी जो है रिपीट कर सकती है। और एक बहुत बड़ी बात है श्रेय जी, मैं अभी अयोध्या में गया था, मुझे तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग मिले और हर व्यक्ति जय श्री राम बोल रहा है। और हर व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। इसके लिए नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के इर्द गिर्द चुनाव रहेगा? यही सेंटिमेंट है, ये ही सेंटिमेंट है। मैं अचंभित हो मुद्दा गया। क्या रहेगा मुद्दा? मेरे हिसाब से इस वक्त 2-3 मुद्दे हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड पे लोगों को वेलफेयर बेनिफिट्स पहुंचा। अभी अयोध्या में भी गए थे तो उज्ज्वला बेनिफिशियरी के घर पे हो गए थे, तो गरीब तबके की जिंदगी में एक बेहतरी हुई। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे रैंडम ना रहा है, लोगों को फायदा हुआ, जमीन पे मदद मिली है। दूसरी चीज़ है, लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसने भारत के मान सम्मान को ग्लोबली बहुत आगे लेके गए हैं। तो भले वो हो गया कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, यूएस से भी डील नेगोशिएट कर रहे हैं, 370 हट रहा है, हर दिन जो है एक अननोन मैन किसी न किसी आतंकवादी को पाकिस्तान में मार देता है, तो लोगों को लगता है भारत मजबूत हाथों में। तीसरा, प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। युवा से लेकर जितने भी लोग 30, 40 और 50s में, वो तो ये कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम काल आ गया है। सो ये जब तीनों फैक्टर्स का मिश्रण होता है तो कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज हर 5 सीट के ऊपर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट है। और मेरे हिसाब से 24 का जो सेंटिमेंट मुझे अभी दिख रहा है वो 19 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोई आपको नहीं लगता कि जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो तय कर रहे हैं कि आगे आने वाली सरकारें कौन सी बनेंगी? देखिए, इसके लिए श्रेय जी पॉइंट सिंपल ये है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट चाहती है। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो बाकी नेता है, जब उनको न्योता दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि आप प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर सम्मिलित हों, तो ममता बनर्जी अग्री नहीं करती, लेफ्ट अग्री नहीं करती, उसके बाद बाकी नेता अग्री नहीं करते। सोनिया गांधी की भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ कह रहे हैं आएंगी, कुछ कह रहे हैं नहीं आएंगी। कपिल सिब्बल जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, प्रभु श्री राम के मंदिर के नहीं बनना चाहिए, उसमें ही वॉज वन ऑफ द मेन लॉयर इन दैट केस। तो फिर ये जब पैरेलल ड्रॉ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस होगा और रिलीजन एक मुद्दा बनेगा। तो अच्छा, अपोजिशन को ये नहीं पता कि ये जो एंटी हिंदू सेंटीमेंट है ये बैकफायर करेगा? मुझे लग रहा है वो एक चक्रव्यूह के अंदर आ गए, क्योंकि उनको पता है कि दे कैन नॉट बी मोर हिंदू देन द बीजेपी। वो बीजेपी से ज़्यादा हिंदू नहीं हो सकते। ये कहने की बात हो गई ना कि यार अगर आप इंडिया के अंदर बैटिंग कर रहे हो तो स्पिन ट्रैक्स पे इंडिया से ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते। तो कोट एंड कोट हिंदू विकेट पे इनको लगता है हम बीजेपी से ऊपर बैटिंग नहीं कर सकते। तो ये चुनाव के वक्त जैसे मान लीजिए राहुल गांधी ने अपना जनेऊधारी ब्राह्मण बोल दिया, फिर वो भूल गए, उसके बाद उनका कोई गोत्र बताया गया, वो फिर चले गया। तो इनको पता है कि हमको नेचुरली नहीं आता
और अब देश नेचुरली इसका डीएनए जो है प्रो हिंदू हो चुका है सबकॉन्शियसली. सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इस विकेट पे हम बैटिंग कर नहीं सकते, ये हमको नेचुरली नहीं आता, तो एटलीस्ट जो हमारा माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको तो हम एकजुट रखें. तो वो वहाँ उनको वर्क कर जाता है, जैसे बंगाल जैसे असेंबली इलेक्शन में जहाँ 30-35% मुस्लिम वोट है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन वहाँ पे आप बंगाल की बात कर रहे हैं और यूपी की बात कर रहे हैं, और जो मेन अपोजिशन है वो कांग्रेस है, ठीक है, बाकी ये छोटी छोटी पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज हैं, तो ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा विपक्ष के अंदर ही? क्योंकि यहाँ पे सपा है, सपा का एक मुस्लिम वोट बैंक है, ममता बनर्जी का वहाँ पे एक मुस्लिम वोट है, तो क्या मुस्लिम कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं सपा को वोट करूँ कि कांग्रेस को वोट करूँ? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का कोई सीन तय ही नहीं है. यही कहा गठबंधन, नहीं, मतलब कुछ तय ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ोगे, कहाँ नहीं लड़ोगे. अभी आपने स्टेट इलेक्शन में देखा ही. मैं वो चिरकुट कह रहे हैं किसी को, अखिलेश यादव को, वो अखिलेश यादव किसी को चिरकुट नेता कह रहे हैं, कमलनाथ जो है वो कह रहे हैं कौन अखिलेश. मैं कह रहा हूँ ये काल्पनिक गठबंधन है. आप मुझे बता दो, इतनी बार ये लोग मिल चुके हैं. इनके इसमें जहाँ खरगे जी का नाम डिक्लेयर कर दिया था, प्रपोज किया था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, नीतीश कुमार नाराज हो गए. नीतीश कुमार के एक जेडीयू एमएलए जाके बोलते हैं खरगे फड़गे कौन है. तो ये पहली बात तो गठबंधन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाली स्थिति में गठबंधन होगा. आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की इतनी स्ट्रांग पकड़ रखते हैं. जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में बढ़ के 40+ से 49 हो गया, और सीटें भी ज़्यादा कम नहीं हुई थी, 70+ से 64 तक तब भी आ गई थी. तो मुझे ये गठबंधन से कुछ होना नहीं. बट मुस्लिम वोट की बात करूं मैं, तो ये स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट जो है वो लार्जली जो पोल हो रहा है वो एंटी बीजेपी वोट पोल हो रहा है. तो इसको जहां एंटी बीजेपी अपोनेंट स्ट्रांग दिखता है वो वहां चले जाता है. पर मैं आपको विचित्र बात बताऊं, अयोध्या में जो मैंने मुसलमानों से बात करी, वो भी प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के अंदर खुश है. वो कह रहे हैं कि यार इसके कारण रोजगार बढ़ेगा, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आएंगे, हमारी ज़मीनों के दाम बढ़ जाएंगे. तो ऐसा मत समझिए कि अयोध्या के मुसलमान जो है प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं चाहते. तो आपको लगता है बीजेपी में वोट जाएगा मुसलमानों का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अभी कोई डेटा इतना पोल नहीं किया है, ना कोई करा है, और कम सैंपल से कंक्लूड करना मुश्किल है. और देश भर में जो भी ऐसी बातें करता है, अब एक गली या पाड़ा में मैंने किसी मुसलमान से बात कर दी, एक इकबाल अंसारी मान लो फूल बरसा रहा है, तो इससे मैं कंक्लूड नहीं कर सकता ना कि टोटल मुसलमान वोट में से 30% या 40% जा रहा है. जब तक एक सिग्निफिकेंट चंक नहीं जाए, मुश्किल लगता है, तब तक मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता. तो अभी भी मैं इस पर राय पे रहूँगा कि मेजॉरिटी मुस्लिम वोट जो है वो एंटी बीजेपी पोल हो रहा है. तो जहां उसको लगेगा सपा स्ट्रांग है वहां चले जाएगा, जहां उसको लगेगा कि कांग्रेस स्ट्रांग है, फायदा तो बीजेपी को इससे 100%. तो मतलब 80-20 वाला ही फॉर्मूला काम करेगा 100%. और इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है, ना कि मोदी. क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ये नहीं कह रहे कि हिंदू हो मुसलमान हो वो. नरेंद्र मोदी तो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई 22 जनवरी को दीपावली मनाओ. ऐसा उनकी कोई स्कीम में तो ये नहीं कि भाई मैं मुसलमान को नहीं दूंगा, इनफैक्ट हिंदू को दूंगा. सबको स्कीम मिल रही है. क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं वो इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि भाई हमको मुस्लिम वोट को, माइनॉरिटी वोट को एकजुट करना है. वो राजनीति 1990s के दशक में चलती थी, अब वो राजनीति को देश ने त्याग दिया है, और इनकी पॉलिटिक्स का अभी जो बेस है वही है. तो वो एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे. अब अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? अगर वो हिंदू अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, लोग बोलेंगे कि यार 1990 की कार सेवा के अंदर तुमने तो तुम्हारी सरकार के वक्त तो गोलियां चली थी, तो हाउ विल दे गेट दैट वोट? तो इनको पता है कि यार हमको वोट तो मिलना नहीं है, तो चलो एटलीस्ट एकजुट इसमें रहो. तभी आप देखो इनने कास्ट का नैरेटिव शुरू किया था कि भाई जो जाति जनगणना होनी चाहिए, पर ये ग्राउंड पे टेकर्स नहीं है इसके इस वक्त. नहीं, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, आपको नहीं लगता कि ये हिंदू रिलीजन ज़्यादा बड़ा हो गया? 100%. देखिए एक हिंदू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स मुझे लगता है एक तरह से अब कहीं सरवाइव नहीं कर रहे. यूपी में भी अगर बात करें, एब्सोल्युटली यस. आप देखिए इस बार अगर कोट एंड कोट उत्तर प्रदेश की बात कर लें, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को एससी वोट भी कितना सब्सटैंशियली ज़्यादा मिला है. 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो लगभग 7 करोड़ 80 लाख था लोकसभा में. 2019 में बढ़ के वो हो गया करीबन 18 करोड़ प्लस 20 करोड़ से ज़्यादा वोट, विच मीन्स कि 15 करोड़ वोटर जो है नरेंद्र मोदी के अंडर बीजेपी ने ऐड किया है. वो भाजपा का कोर वोटर नहीं है, वो नए कास्ट का वोटर है. कोई वो ओबीसी है, वो एससी है. इनफैक्ट मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि यादव ओबीसी भी जो है वो भी बीजेपी को वोट डाल रहा है, मोर देन कंपेयर टू व्हाट इट हैड डन इन 2014. सो बीजेपी का जो मैं कह रहा हूँ अपना जो प्राइमरी थीसिस है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता ही जा रहा है, और इसलिए उसके नए वोटर ऐड हो रहे हैं. तो अगर श्रेय प्रदीप भंडारी या कोई तीसरा आदमी नाराज हो गया तो 7 नए लोग भी तो आ रहे हैं. तो डिफरेंशियल में देखूंगा तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. दिस इज वेयर इट इज चेंजिंग.
अच्छा, यूपी की अगर बात करें, यूपी पॉलिटिक्स की बात करें, आपको 80 में से कितनी सीटें लगेंगी? 70 प्लस मिनिमम, 70 प्लस मिनिमम, और 80 की 80 सीट्स पे बीजेपी जो है कंटेस्ट में है। अब वो पर 70 प्लस मिनिमम जीतेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और सिंपल है, मैं आपको मैं पिछले, तो यहाँ पे योगी फैक्टर काम करेगा कि मोदी? देखिए दोनों एक दूसरे को मैं कह रहा हूँ समन्वय कर रहे हैं। इट्स लाइक वन एडिंग टू द अदर। नरेंद्र मोदी इज द मेन फैक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी, कोई फेस ने डिक्लेयर किया था, नरेंद्र मोदी जी जीते थे, 300 प्लस आई थी। योगी आदित्यनाथ जी का भी फेस डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद भी 2/3 बहुमत से जीती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पॉजिटिव है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो नारा आदमी एक ही ब्रेथ में बोलता है, मोदी योगी। इसीलिए इसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं। बीजेपी इन उत्तर प्रदेश इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट दैट इट वाज एवर। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन के पहले जितना मजबूत है, उतना मजबूत पहले कभी नहीं हुई है। तो आप लोग को क्या लगता है, अखिलेश यादव, मायावती, ये क्या करेंगे इलेक्शन में? मेरे हिसाब से लड़ेंगे ये, पर अंदर ही अंदर इनके दिल से अगर आप लोग तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, अगर आप इनकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे, मुझे लगा इन लोग ने हार मान ली है। ये हो सही गिनी चुनी से सीट, आजमगढ़ या 2-3 इनकी जो सीट है उस पर चुनाव अच्छा लड़ लें, कुछ 1-2 सीट जीत जाए, 3 सीट जीत जाए, बट ओवरऑल श्रेजी मुझे ग्राउंड पे एक अलग ही करंट देखने को मिला है। एंड ये करंट 19 का करंट से बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है ये कांग्रेस और सपा इनमें समन्वय बन पाएगा वो सीट शेयरिंग को लेके? देखिए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि रायबरेली भी कांग्रेस हार जाए। ये मैंने एक और मैं इंटरव्यू में भी कहा था, मैं इसको भी कौन खड़ा होगा तो हार जाए? सोनिया गांधी। मैं कह रहा हूँ अगर सोनिया गांधी भी रायबरेली से खड़ी हो जाए तो उनको भी जीतने में पसीने बहाने पड़ेंगे। तभी अगर आपको याद होगा, आपने खबर आई थी तेलंगाना के चुनाव जीतने के बाद में, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर या किसी नेता ने बोला था कि हम सोनिया अम्मा को तेलंगाना से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अमेठी राहुल गांधी एक बार हारे, अभी तक अमेठी वापस नहीं गए। अगर कोई भी दूसरा नेता होता जो सीरियस होता पॉलिटिक्स में, तो या उसको सही एडवाइस कोई कर रहा होता, तो बोलता कि भाई तुम हिंदी हार्टलाइन से हट जाओगे तो तुमको कभी कोई ज़मीनी अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। ही डिड नॉट कम बैक। अब सोनिया गांधी भी जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, या तो चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, या अगर वो प्रियंका गांधी को भी लड़ाएंगी रायबरेली से चुनाव, तो इनके लिए एक तरफा नहीं होने वाला है। अच्छा, अभी जो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, आपको क्या लगता है कोई नैरेटिव सेट कर पाएंगे? सोशल मीडिया पे ज़रूर करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट अल्टीमेटली श्री जी सवाल ये है कि ये जितनी भी यात्रा हो जाए, इस वक्त जो देश के सबकॉन्शियस मूड है ना, आप सोचिए। मैं अभी अयोध्या के अंदर जब मैं गया, और मैं खुद अचंभित हो गया, तमिलनाडु से लोग जिनको ना हिंदी बोलने आती है, तमिल और अंग्रेजी बोल रहे, जय श्री राम, गूस बम्स, वी लव मोदी। ये मैंने सेंटिमेंट 19 में भी नहीं देखा था। सो व्हेन दिस गोज इनटू द पिक्चर, एंड एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी इज वर्कड ऑन द ग्राउंड। द पॉइंट, या मुझे बताओ वीकनेस कहाँ आएगी? अभी के लिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं श्री जी, ओनली मोदी कैन डिफीट मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवा सकते हैं और कोई नहीं। अपोजिशन तो ये भी कहता है ना कि राम मंदिर को अब पॉलिटिसाइज कर दिया इन लोगों ने। नरेंद्र मोदी, देखिए पॉलिटिसाइज की बात नहीं, बात दरअसल ये है कि इसके पहले जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं, मेजॉरिटी ने एंटी राम मंदिर स्टैंड लिया। सबके वीडियोस बाहर हैं। अखिलेश यादव का भी पास्ट एंटी राम मंदिर का रहा है, उनके पूरे पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के खुद के कद्दावर नेता जो हैं, वो खुद राम मंदिर के नहीं होना चाहिए, राम जन्मभूमि पे, उस पर दे हैव बीन एपिलेंट्स, दे हैव बीन मेन लॉयर्स इन दैट केस। ये मेन आपकी पार्टी हो गई। ममता बनर्जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रही है, क्योंकि उनको पता है उससे बंगाल में उनका जो मुस्लिम वोट है वो ना इम्पैक्ट हो जाए। लेफ्ट ने डिनाई कर दिया है। तो इसमें पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? अगर प्रभु श्री राम इस देश के अस्तित्व ये भी मानते हैं, जैसे देश के सब लोग मानते हैं, तो फिर तो इनको आना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल नहीं है, राइट, देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं बाकी के संतों के साथ में, और उन्होंने इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं बनाया, तभी जाके बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को भी न्योता दिया। अब अगर वो नहीं आ रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिकल करने के लिए कौन है? वो पार्टीज खुद ही है ना। नरेंद्र मोदी थोड़ी इसके लिए जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जी तो जाके बाद में बोलेंगे कि इनको मुझसे चिढ़ती, समझ में आता है, पर प्रभु श्री राम से भी इनको इतनी चिढ़ है कि प्राण प्रतिष्ठा में तो आने लगे। आज जो रोड शो हुआ उसके बाद आने लगे। वो एक शिवसेना के नेता है, उन्होंने बोल दिया कि संजय राउत, हाँ, संजय राउत ने बोल दिया कि राम को चुनाव लड़ा दे। क्योंकि देखिए संजय राउत का रीज़न यही है, क्योंकि संजय राउत की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, एंड ही इज ऑल्सो फियरिंग दिस। अभी अगर आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडी पोल्स के नतीजे आए थे, उसमें उद्धव गुट और शरद पवार गुट की जो सीटें हैं, वो तीसरे और चौथे नंबर पे आई थी। अजीत पवार गुट, शिंदे गुट और बीजेपी मिला के दे वर इन द टॉप।
सो अब उद्धव ठाकरे का जो मेन बेस हुआ, शिवसेना का मेन बेस क्या था? बाला साहेब वॉज हिंदुत्व आइकन। हम सब, आप तो 90s के अंदर इतना सॉलिडली कवर किए, 2000 बाला साहेब वॉज द हिंदुत्व आइकन। अब अगर तुम वो पॉलिटिक्स के अपने बेस को, डीएनए को छोड़ के अगर तुम कांग्रेस के पक्ष में चले जाओगे तो तुम्हारा कार्यकर्ता तो चला गया और तुम्हें वो रियलाइज हो रहा है। और इसी कारण जो है वो जो तड़प है या वो छटपटाहट है वो समझ में आ रही है स्टेटमेंट में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज हैपनिंग। इट इज लाइक सेइंग कि यार कल को बीजेपी हिंदुत्व को छोड़ के कोई दूसरे पे पहुंच जाए तो उसका बेस ही चले जाएगा। शिवसेना इज एग्जैक्टली डन दैट। सो द फैक्ट दैट संजय राउत ये कह रहे हैं, आप समझ जाइए कि संजय राउत भी कह रहे हैं कि नतीजा क्या है। अगर कुछ इंपैक्ट नहीं होता तो संजय राउत क्यों कहते हैं, आप समझ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये सब के सब जो हैं, ये लोग अब बस यही प्रे कर रहे हैं कि मोदी जी खुद में कोई गलती कर दें, अदरवाइज दे ऑल सबकॉन्शियसली नो कि 24 के पहले इनके कोई चांस नहीं। अगर न्याय यात्रा ने कुछ चमत्कार, मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, करेक्ट, वहाँ से भी गुजरी, क्या नतीजा निकला? बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीती, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी जो है अप्रत्याशित सीटें जीती, वो तक सीटें जीत गई जो 2013 और 8 में नहीं बीजेपी जीतती थी, और राजस्थान के अंदर बिना चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेयर करे बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। तो फिर अगर भारत जोड़ो का इम्पैक्ट क्या हुआ? देखो, एनजीओ एक्टिविटी करनी है या पॉलिटिकल परसेप्शन इंप्रूव करना है, वो सेपरेट है जी। अल्टीमेटली जैसे जर्नलिस्ट के लिए व्यूअर मैटर करता है, कितने लोग देखते हैं, बाकी सब हम लोग कितने भी कमरे में बात करें ऑल सेकेंडरी। इसलिए नेता के लिए मैटर क्या करता है कि जनता उसके साथ कितनी है, और जनता कितनी उसके साथ है वो कब पता चलता है? जब चुनाव में वोट डलता है। तो जब भारत जोड़ो के 3 स्टेट इलेक्शंस में, जहाँ पे एक जगह बीजेपी की सरकार थी और 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ तीनों बीजेपी आती है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको बड़ा प्रूफ क्या दे सकता हूँ? वोट वहाँ पे कांग्रेस को ठीक मिला। कांग्रेस को वोट, देखिए मैं यही कह रहा हूं और ये लोग को समझना चाहिए, और एक को मैं आपको डेटा करता हूं। 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा और 2019 का लोकसभा, तीनों लोकसभा में जो कांग्रेस को वोट मिला वो 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में मिला, 11 करोड़ 10 लाख के बीच में। वो स्टेशनरी रहा जितनी भी वेव में, मतलब जो कांग्रेस को वोट डालता आ रहा है वो डालता ही आ रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का वोटर है वो स्टेशनरी रहा। पर चुनाव उस स्टेशनरी वोटर से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जो न्यूट्रल वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, वो का है, और उसमें सब मेजॉरिटी 90% बीजेपी जीत रही है। तो अगर आप अपने कार्यकर्ता के वोट लाकर खुश हो तो आप लो, पर उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो वही बात हो गई जो 2009 में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का वोट लाती थी, उसे 7 करोड़ 80 लाख वोट मिले, पर सत्ता में नहीं आई ना। अच्छा, आप लोग तो जाते हैं बहुत जगह, सैम्पलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो आज भी है ना देश के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। भाई बेरोजगारी का मुद्दा है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनके मुद्दे हैं, और गरीबी का मुद्दा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, तभी तो दे रहे हैं ना। तो ये वाले मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष क्यों नहीं भुना पाता है? एक्चुअली इशू क्या हो गया ना, क्रेडिबिलिटी इशू आ चुका है श्री जी। तो सीधी सी उदाहरण देता हूँ, लोगों को लगता है कि ये भी मुद्दे नरेंद्र मोदी सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को लगता नहीं कि ये सॉल्व कर सकते हैं। सीधा उदाहरण देता हूँ, मान लो कि अगर ये मुद्दे बहुत बड़े होते तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के, ऐसा नहीं कि जनता चांस नहीं देती, 2011 असम चुनाव के बाद में एक स्टेट इलेक्शन नहीं जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार रिपीट की है, नॉट इवन 1 स्टेट इलेक्शन। तो फिर जनता ने तो मैंडेट दिया है। 10 से ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जहां एंटी बीजेपी गवर्नमेंट, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, 13 थे लगभग, इन तीनों को मैं रिजल्ट्स बोला। तो जनता तो देती है, तो मुद्दे तो हैं स्टेट लेवल के, जहाँ मुद्दे होते हैं वहाँ स्टेट लेवल पे रिफ्लेक्ट कराती है। पर जब नेशनली जनता देखती है तो जनता ये देखती है कि यार देश की कमान एक सही आदमी के हाथ में जो काम कर रहा है, और जनता को काम दिख रहा है। अब जैसे आज अयोध्या का एयरपोर्ट जो है, मान लीजिए इसका इनॉग्रेशन हुआ जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब जब कहीं से भी कोई फ्लाइट से अयोध्या आएगा तो देखेगा। अब जैसे बनारस के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीटली हुआ है। अब जो व्यक्ति बनारस आएगा, भले वो तेलंगाना से आए या गोंडा से आए या वही बस्ती से आए या मान लो इंदौर से आए जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हर व्यक्ति बोलेगा बनारस तो उसने चेंज किया है। सो कोई भी जब देश में ट्रैवल करता है तो उसको लगता है चेंज हो रहा है। तो कोई जो समस्या है, बिल्कुल जैसा आपने बोला कि मान लो रोजगार और मिलना चाहिए, समस्या है, तो उनको लगता है ये आदमी उसके बारे में कॉग्निजेंट है, वो उसके अंदर सोच रहा है तो ये करा सकता है।
दूसरे लोगों का क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन नहीं है। तो आज अगर कांग्रेस ये भी कह देना कि श्रेय शुक्ला को और श्रेय जी को, प्रदीप भंडारी को चांद की राइट दे देगी, तो या जनता को किसी को जाके बोल दे कि चांद की राइट दे देगी फ्री में, तब भी जनता उसको नहीं मानेगी। एक लोकसभा में मोदी जी के संबंध में सिंपल उदाहरण देता हूँ, ये आपको याद है न्याय स्कीम कांग्रेस लेके आई थी, ये थी 2019 चुनाव के पहले। 18 के तीनों चुनाव कांग्रेस ने जीते थे, राइट। उस वक्त सभी ने बोला था वो हवा है, राहुल जी की हवा है, हवा है, हवा है ना, यही था ना। उसके बाद क्या हुआ, न्याय में उनने बोला था पैसे हम लोगों के अकाउंट में पहुंचाएंगे। रिजल्ट क्या निकला, वो प्रॉमिस करने के बावजूद 300 प्लस सीट से बीजेपी जीती। तीनों स्टेट्स के अंदर जहां कांग्रेस की सरकारें थी 90% सीट्स आई। क्यों? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी, पीपल फील दैट ही इज द ओनली मैन हु कैन डिलीवर, नोबडी एल्स कम्स नियर। ये है फर्क। इसीलिए स्टेट लेवल पे जब होता है तो आपके स्टेट के मुद्दे जहां हावी होते हैं वहां होता है। कर्नाटका में जब हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में एंटी बीआरएस वोट हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो चीज़ें बंगाल में टीएमसी की बनी, आपकी दिल्ली जो में बनी। बीजेपी की जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं इन लोगों ने हिंदू एक नैरेटिव सेट कर दिया है और उसकी कोई काट नहीं विपक्ष के पास। तो उसके लिए क्या करें? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज फॉर देम टू ब्लेम ना। अगर बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया है तो बीजेपी काम है नैरेटिव सेट करना ना। जो पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है या मान लीजिए सरकार के अंदर, वो क्या करेगी? वो तो सरकार में रहने के लिए करेगी ना। तो अगर आपकी बात, आप मान लो अगर आपके नैरेटिव को जनता नहीं स्वीकार रही, तो ये तो आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स सिंपल एज दैट। और आज के सोशल मीडिया के युग में ना कोई चुनाव ऐसा लोकल नहीं होता। शायद आप सोचो कि भाई कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ आप अलायंस करो और उसके बाद जाके आप सोचोगे कि उसका हिंदी हार्टलैंड में कहीं और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। जब बीजेपी पीडीपी का अलायंस हुआ, बीजेपी हैड टू ब्रेक दैट अलायंस क्योंकि उसके रिपल इफेक्ट हो रहे थे। तो आज एक व्हाट्सएप पे बच्चे के या एक व्यक्ति के, आज 80 करोड़ व्हाट्सएप है देश में, हर जगह से वीडियो आता है, हर तरफ से वीडियो आता है और हर चीज़ इम्पैक्ट होती है। तो एक गांव में बैठे हुए व्यक्ति को भी इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे आपको पता होगा। तो ऐसे युग के अंदर आप सिर्फ मियर अरिथमेटिक्स से इलेक्शंस नहीं कर सकते। अच्छा, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस कितनी लगती है आपको पॉलिटिकली? किस फॉर्म में? मतलब पॉलिटिकली वोट गेटर के फॉर्म में? हाँ। वोट गेटर? हाँ। वोट गेटर के फॉर्म में नहीं लगती मुझे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम नहीं, हर जगह ही प्रॉब्लम है। आपसे मैं पूछता हूँ, सीधी सी उदाहरण है, एक नेता क्या करता है? अब मैं आपको डिफरेंस दूंगा। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और गुजरात के नतीजे आए, आपको याद है जब ये असेंबली इलेक्शंस के आए थे, गुजरात में बीजेपी अप्रत्याशित जीत से जीती, हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई। मोदी जी के स्टेटमेंट क्या बोला? उन्होंने बोला हिमाचल की जनता की भी हम उतनी ही सेवा करेंगे जितनी कि हम गुजरात की जनता की करेंगे, और मैं एक दिन देखना चाहता हूँ जब मैं केरला के अंदर भी भाजपा की सरकार देखूँ। दैट्स हिज विजन। तो आदमी ने हिमाचल को, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से हारा तो मैंने उस चुनाव को छोड़ दिया या उस स्टेट को छोड़ दिया, मैंने वहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि मेरी वहाँ पे भी स्कीम पहुँचेगी, वहाँ पे भी भाजपा की मशीनरी एक्टिव है, देख रही क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। अब लुक एट द पैरेलल राहुल गांधी। अमेठी का चुनाव राहुल गांधी हार गए, उसके बाद में वो आपको अमेठी के अंदर कहीं दिखा कांग्रेस का व्यक्ति कि भाई हम संगठन बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, राहुल जी वापस नहीं। सो यू सरेंडर। दैट्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स कैन हैपन। पॉलिटिक्स के अंदर जनता जो होती है ना, उस आदमी को या उस व्यक्ति के साथ में खड़ी होती है जिसमें वो देखती है कि संघर्ष करने की उसमें क्षमता है और वो ज़मीन से जुड़ा है। अब नरेंद्र मोदी के साथ में एक चीज़ जनता देखती है कि यार ये आदमी ना, इसलिए ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति है, इस आदमी ने मान लो संघर्ष किया, 22 साल एक स्टेट को चलाया और अभी देश को चला रहा है, तो वो आदमी में एक अपनापन देखती, क्योंकि देश का कॉमन आदमी सुबह शाम रात दिन संघर्ष करता है, मेहनत करता है, खून पसीने की मेहनत करता है। वहीं जब वो पैरेलल राहुल गांधी के समय देखती है, राहुल गांधी को सब मिला था हाथ में, पूरी तरीके से सत्ता थी, उन्हें अपना ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, उसके बाद में जाके सत्ता गई, उसमें पूरा चीज़ रही। पहले समय तो वो सत्ता लेने के लिए अग्री नहीं थे, आज की तारीख में भी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते हैं, आज की तारीख के अंदर भी वो कांग्रेस उनको खुद उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर करना चाहती है। सो दिस इज़ नॉट हाउ यू कैन डू पॉलिटिक्स इन टुडेज एरा, कि पावर कहीं और हो और चेहरा कोई और हो। दैट डजंट वर्क विद बीजेपी एट सेंटर। इट इज़ ओनली मोदी हु हैज़ द पावर एंड मोदी इज़ द फेस। दिस इज़ वेयर द डिफरेंस, लार्ज डिफरेंसेस। अभी आप सीधा उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, तेलंगाना के अंदर बीजेपी नहीं जीत पाई। मोदी जी की स्पीच को उठा के उन्होंने क्या बोला, हम तेलंगाना की भी उसी तरीके सेवा करेंगे। अमित शाह की अभी आप 3 दिन पहले उठाइए, उनके दौरा कहाँ पे था, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। तो बीजेपी अपनी वीकनेस पे काम कर रही है, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रही है। वेरएज कांग्रेस अगर कहीं वीक होती है तो उस वीकनेस को सरेंडर कर देती है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच का।
और पॉलिटिक्स कैन नॉट हैपन ओनली बाय मेकिंग वीडियोस। मोदी जी इसलिए नहीं जीतते कि उनके इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर पे लाइक्स आते हैं। मोदी जी इसलिए जीतते हैं कि उनका काम जमीन पे पहुंचता है और उनका कार्यकर्ता बूथ पे बैठ के वोट लेके आता है। ये बात है, पॉलिटिक्स एंड टू एंड है। आपसे ज़्यादा अच्छा कौन समझता है? अगर मैं कितनी भी बात कर लूँ, अगर वोटिंग के चुनाव के वक्त में अगर जनता के सामने नेता नहीं दिखे तो क्या जनता वोट डालने जाएगी? बोलेगी यार ये तो साहब दिखा ही नहीं मेरे सामने। तो ये सब मैटर करता है। आज भी प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्यों घर घर मान लीजिए इतनी रैलीज क्यों करते हैं? जिससे जनता को पता रहे कि भाई प्रधानमंत्री आ रहा है। मैं अपने एक ड्राइवर के साथ बात की था जो बिहार में सीतामढ़ी का रहने वाला है। मैंने बोला क्या लगता है 24 में? उसने बोला मोदी लगता है। मैंने क्यों? अरे भैया हमारे गांव में पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आता था, जब मनमोहन प्रधानमंत्री था, मोदी जी खुद आके सभा करते, हमको और क्या चाहिए? और साथ में घर बन रहा है आजू बाजू। सेंटिमेंट आप समझिए ना। अगर आप एज द CEO जाके अगर अपने ऑफिस के किसी भी मान लीजिए सबसे नीचे मतलब जो बॉटम में सबसे जूनियर कर्मचारी के वहाँ पे चले जाओ और उससे अच्छे से बात कर लो, तो हमेशा याद रखेगा कि यार मेरा बॉस जिसको मैं देखता हूँ मेरे साथ में बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। साइकी समझिए। और ये मैं इसलिए कैसे समझ पाता हूँ क्योंकि मैं तो 400 से ज़्यादा लोकसभा घूमा और घूमते रहते हैं, तो जो जनता का साइकी है वही मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ। अच्छा, अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें और बिहार की बात करें, बिहार में इन दिनों बहुत हलचल चल रही है। जी तो बिहार में बहुत हलचल चल रही है। नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच गए, लल्लन सिंह वाला एपिसोड चल रहा है। क्या लगता है वहाँ वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? मेरे हिसाब से श्री जी, बिहार पॉलिटिक्स एक चर्न अंडरगो कर रही है और ये बिहार पॉलिटिक्स में पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकली जो है वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। उनके पास पब्लिक सपोर्ट भी उतना नहीं है और पार्टी को भी वो एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। सीधा उदाहरण है, नीतीश कुमार की सीटें अगर आप हर बिहार असेंबली इलेक्शन को उठा के देखेंगे, हर इलेक्शन में जेडीयू की सीट्स कम होती जा रही है। पहले जेडीयू एक नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी, आज की तारीख में नंबर 3 की पार्टी है। लास्ट बिहार असेंबली इलेक्शंस के अंदर नंबर 1 की पार्टी थी आरजेडी, फिर बीजेपी, फिर जेडीयू। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, एनडीए का अलायंस आ गया था बिकॉज ऑफ 2-3। सो पॉलिटिकल कैपिटल उनका नीचे जा रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से एमर्ज कर रहे हैं एज लीडर। बिहार की एक जनरेशन जिसने गुंडाराज देखा था, वो जनरेशन ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। जो नया युवा है उसको गुंडाराज इतना समझ नहीं है। उसके साथ में बीजेपी, उसके साथ में जितने भी छोटे छोटी दूसरी पार्टीज हैं वो मान लीजिए एक स्टिचिंग पॉइंट में हो रही है। तो पहले पॉलिटिक्स बिहार की ड्राइव करती थी जेडीयू, उसके साथ आरजेडी और बीजेपी एक सब्सिडरी प्लेयर होती थी। अब ड्राइव कर रही है आरजेडी, बीजेपी, और बीजेपी के साथ में अलायंस स्टिच करने की कोशिश करी, आरजेडी स्टिच करने की कोशिश करी। अब इसमें पीछे का खेल ये है कि तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं, ऐसा बहुत आरजेडी के समर्थक चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला उनके साथ में जब ये अग्रीमेंट हुआ था, ऐसे बहुत सोर्सेज कहते हैं कि ये कहा था कि भाई नीतीश कुमार कुछ समय के लिए सीएम होंगे और उसके बाद वो तेजस्वी यादव को जो है रेन पास कर देंगे, क्योंकि तेजस्वी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बने थे। अब ये नीतीश करने के लिए उत्सुक नहीं, उनको पता है कि यार ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो इसीलिए वो थोड़ी बीजेपी से भी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है 24 के चुनाव से पहले नीतीश फिर वापस चले जाएं? नीतीश क्या करेंगे उसे नीतीश ही जान सकते हैं, पर मुझे नहीं नहीं, लगता। आप लोग वहाँ पे जमीन पे मुझे काम लगता कर रहे हो, है क्योंकि देखिए कोई भी नेता होता है वो पब्लिक सेंटीमेंट पे ही काम करता है ना। भाई नीतीश को समझ में आएगा कि मुझे इनके साथ जाने से फायदा है तो उधर चले जाएंगे। पर मुझे लगता नहीं बीजेपी अब एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, बीजेपी नहीं एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीजेपी एटलीस्ट फॉर 2024 उनको ये पता है कि विदाउट नीतीश ऑल्सो 30+ होगी एनडीए। क्योंकि देखिए बीजेपी बिहार में वो करने की कोशिश कर रही है जो उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया था, जो छोटी छोटी पार्टियों को लामबंद करते हुए। तो चिराग को ला रही है, उसके बाद में ये मांझी के साथ में आ रही है, उसके बाद वीआईपी पार्टी के साथ में ला रही है। अब इधर प्रशांत किशोर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना कुछ एक बेस बिल्ड करें। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इवेंचुअली जेडीयू इज कमिंग डाउन और उसके जो प्लेयर्स हैं वो या तो आरजेडी चले जाएंगे, बीजेपी चले जाएंगे, कोई प्रशांत के साथ चले जाएगा, कोई मान लीजिए चिराग के साथ चले जाएगा। तो इस तरीके से होगा। पर मुझे नहीं लगता कि 24 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार जो है उसको बीजेपी, अगर नीतीश चाहेंगे भी तो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए नीतीश का इंडी अलायंस बनाने का लॉजिक क्या था, क्योंकि एक उनके अंदर की ख्वाहिश थी कि एक बार मैं पीएम उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाऊँ। पर उसकी बात को एक्सेप्ट ना राहुल गांधी ने किया, ना ममता बनर्जी ने किया, ना आपने किया, ना किसी ने किया। तो उनका कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन बचा नहीं है। व्हाट इज इन इट हिम? अब मुझे बताइए ना, उस आदमी के पास क्या है पॉलिटिकली कि 24 घंटे मेहनत करे? आई डोंट थिंक एनी। पब्लिक सपोर्ट हट गया है,
पार्टी में कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है बीजेपी, जैसे कि भाई एक आइडियोलॉजिकल चर्निंग हो जाए और नंबर 2 की कोई रेन हो जाए। और यही सभी रीजनल पार्टीज़ के साथ इशू होता है कि हर रीजनल पार्टी जो होती है वो एक लीडर के कैरिज्मा के ऊपर बड़ी होती है, 2-3 स्टेट्स तक जीतती है, फिर जब वो कैरिज्मा ठंडा होता है तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे बीएसपी के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसके बाद में अब आप ये देखोगे जेडीयू के साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। हर रीजनल पार्टी को आप उठा के देख लो, वो कुछ समय के लिए नेशनल रहती है, बट जो आइडियोलॉजिकल पार्टीज होती है, जैसे आइडियोलॉजिकल पार्टी बीजेपी हो गई, अब लेफ्ट भी एक ज़माने पे हुआ करती थी, उनका एक बेस हमेशा से रहता है जो उनको चर्न में मदद करता है। कमज़ोर हुई तो 10 साल में उसने उसको इम्प्रूव कर दिया। और जब ये रीजनल पार्टीज कमज़ोर होती है तो उन्हीं के लोग जाके कांग्रेस में वापस चले जाते हैं। जब ये मजबूत होती है तो जाके फिर वो इनके कांग्रेस से हटके इसमें आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी का राइज इसी तरीके से हुआ था। तो अगर नेशनली अगर मैं देखूं कांग्रेस को कोई सच में सबसे बड़ा टक्कर कोई दे सकता है इन टर्म्स ऑफ एन ऑपोजिशन फोर्स, तो वो आप हो सकती थी, पर उसकी भी अब ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो चुकी है। आपका लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहेगा? अब मुश्किल लग रहा है, अभी समय लगेगा, क्योंकि देखो मतलब नेताओं के जेल जाने की वजह से मुश्किल हो गया कि पहले ही मुश्किल था? एक तो हो गया है कि ये नेताओं के जेल जाने से, दूसरा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी वो पार्टी आई थी एज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। तो जब वो इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ में बैठी तो इट बिकेम वन ऑफ द अदर पार्टीज। तो उसको वोट कौन करता था? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वोट करता था कि यार अगर कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा रही तो चलो केजरीवाल को एक बार मौका दे देते हैं। इट इज़ लाइक पंजाब में क्या हुआ यार, अकाली को ट्राई कर दिया, बीजेपी को अकाली को ट्राई कर दिया, कांग्रेस को ट्राई कर लिया, चलो एक बार केजरीवाल को ट्राई करो। तभी केजरीवाल 90+ सीट से जीतते थे। और दिल्ली में उनका बेस है, आज की तारीख में भी दिल्ली में उनका बेस स्ट्रांग है। सो कांग्रेस चाहती, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कांग्रेस कमजोर होगी। हाँ बिल्कुल। तो ये कांग्रेस जो है वो नहीं चाहेगी। तो इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की लास्ट मीटिंग आप मुझे बता दीजिए कभी भी हो। लास्ट मीटिंग इनफैक्ट एक पत्रकार है इंडिया टुडे के, वो तो कह रहे हैं कि थे कि आम आदमी पार्टी अपॉइंटमेंट देख रही थी राहुल गांधी से, राहुल गांधी अपॉइंटमेंट उनको नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, इनकी बीजेपी से लड़ाई के पहले खुद के घर में तो इनकी मतलब आपस में दिल मिल जाए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो फॉर आप द बिगेस्ट एनिमी इज कांग्रेस। ये बताइए, जब आप लोग जब सैम्पलिंग करते हैं तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इसका बहुत फर्क पड़ता होगा ना कि कोई फेस नहीं है। देखिए डिपेंड करता है श्री जी की, अगर मैं लोकसभा के लिए अगर लोगों से जब जाके से जब बातचीत होती है ह्यूज, कोई भी अनसर्टेनिटी पे नहीं करना चाहता है। हर आदमी को अपने, देखो हिंदुस्तान का आदमी या कोई भी आदमी हो देश, उसको हमेशा सर्टेनिटी चाहिए, असमंजस, या अगर आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, फियर ऑफ अननोन कहते हैं ना जिसको, कि पता नहीं यार आगे क्या होगा, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी तो संस्थानों के अंदर जिसमें लीडर स्ट्रांग होता है वही संस्थान आगे जाती है। जब वो स्ट्रांग लीडर जाएगा तो संस्थान नीचे टेपर डाउन होती है, राइट। सो ये फैक्टर बहुत बड़ा है। लोग मान लो कोई नाराज़ भी है तो बोलेगा इस तरफ तो कोई है ही नहीं। तो इनका इनएबिलिटी टू गिव अ फेस, देखिए इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को हराया था बाय इम्पोजिंग द इमरजेंसी, और उस वक्त भी जेपी जैसा एक स्ट्रॉन्ग फेस था जिसकी इतनी मॉरल क्रेडिबिलिटी थी। आज की तारीख में आप मुझे बताइए कौन सा फेस है जिसकी मॉरल क्रेडिबिलिटी सो हाई है? और नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई गलती भी नहीं करी है, और उसके बावजूद इमरजेंसी के चुनाव के बाद वापस इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई थी। आप समझ रहे हैं, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद का चुनाव एक हारी, उसके बाद में जनता सरकार पूरी कहाँ चल पाई, फिर इंदिरा गांधी जीत गई। मैं इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण है? तो जो आज की तारीख में 2024 का आप जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें आपको कोई स्टेट नहीं लगता जहाँ पे बीजेपी कमजोर हो? केरला, हाँ, आंध्र प्रदेश। सीट्स कितनी है, मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, वहाँ पे केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल के अंदर बीजेपी फोर्स के रूप में होगी, कमज़ोर नहीं, फोर्स के रूप में होगी। और उड़ीसा में भी बेटर, मतलब पिछली बार जैसा ही करेगी या बेटर करेगी। तमिलनाडु के अंदर भी देखिए सीट्स आना या नहीं आना वो डिपेंड करेगा कि AIADMK के साथ अलायंस होता है कि नहीं, पर वोट शेयर बीजेपी का देखना होगा। तो तमिलनाडु में भी वो अभी बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है आज की तारीख में। सो ये पिछली बार भी नहीं थी। मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है श्रेय जी जिसमें वो 2019 में प्लेयर थी और 24 में नहीं है। ये प्लस ही होगा, कहीं माइनस हुआ है तो दूसरी जगह प्लस हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में 2019 से ज़्यादा सीट लेके आएगी। तो अगर मान लो कि कुछ छोटी मोटी कुछ सीटें कहीं और भी कमज़ोर होती है तो यहाँ उसका इंक्रीज़ हो सकता है।
दिल्ली के अंदर वो मजबूत है, जम्मू कश्मीर में मजबूत है, गुजरात में मजबूत है, महाराष्ट्र में इस बार वो ज़्यादा सीटों में चुनाव पंजाब? लड़ेगी। पंजाब में पिछली बार भी बीजेपी की सीटें इतनी नहीं आई थी, इट वॉज सिंगल डिजिट। नहीं तो कुछ लगता है कि फैक्टर काम करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो ये राम मंदिर बन रहा है इसका इफेक्ट पंजाब तक नहीं जा रहा है क्या? देखिए, जितने भी हिंदू हैं उनके लिए सॉलिड है, पर बीजेपी का वहाँ पे संगठन को और मजबूत होने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करती। आपको पॉलिटिक्स में लीडर के मैसेज को पहुंचाने के लिए एक संगठन और एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूल कार्डर होना जरूरी है। वो पंजाब में उतना स्ट्रांगली बिल्ट अक्रॉस पंजाब नहीं हुआ है, तो इसीलिए कितना होगा वो वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो सिलेक्टेड सीटों पे चुनाव लड़ेगी, बट आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा करके है, बट इट विल फाइट डेफिनेटली ऑन सम सिलेक्टेड सीट्स फॉर श्योर। ये जो भी जो 3 चीफ मिनिस्टर बनाए इनकी भी बड़ी चर्चा हुई। भजन लाल, फिर अपने मध्य प्रदेश के यादव जी और छत्तीसगढ़, तीनों नए चेहरे थे। तो पब्लिक इसको पसंद करती है देखिए, मैं कि जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे वो सब गिर पड़े, वो सब किनारे हो गए। देखो, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स टेक स्टेट बाय स्टेट और फिर अपन देखते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। पॉलिटिकली मेरे हिसाब से जो इंडिया अलायंस का नैरेटिव था कि यार कास्ट के ऊपर वो लाने की जो चुनाव को कोशिश कर रहे थे, वो कम्प्लीटली नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस एफर्ट से, इस मूव से उसको वीक कर दिया है। क्योंकि उनने एक ट्राइबल को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक जनरल को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो रिप्रेजेंटेशन महिला को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांगली दिया गया। तो फिर वो जो कास्ट वाला नैरेटिव था वो जाएगा नहीं, सेक्रेटरी वाला नहीं चिपकता कि इतने सेक्रेटरी ये सब नहीं चलता भाई, जनता मतलब अपने जनप्रतिनिधि से बात करती है। ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्या। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को अगर फैक्चुअली देखोगे तो तीनों में कोई सीएम उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं डिक्लेयर किए थे। 2018 में तीनों में सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर किए, तो तीनों में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो ये डिफैक्टो था कि नरेंद्र मोदी फेस है, दैट इज डिफैक्टो देयर। मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, ये सभी कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया गया था कि शिवराज चौहान वापस से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये सबको उनको पता था। इनफैक्ट शिवराज चौहान ऑल्सो न्यू दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो बाय कैटेगोरिकली नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अगर मैं डिस्पैशनेटली देखूँ, बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीटें मिली, तो ही हैड द एबिलिटी टू पुट अ न्यू फेस। तो उनने एक मैसेज दे दिया कि भैया कि मैं एक जनरेशनल शिफ्ट करने की हिम्मत रखता हूँ, या मेरे में वो हिम्मत विल नॉट बी द राइट वर्ड, मेरे में वो पॉलिटिकल एबिलिटी टू टेक दैट डिसीजन है। और ऐसा नहीं कि शिवराज चौहान को दिया नहीं, 18 साल कोई पार्टी अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बना के रखे तो इट्स नॉट अ जोक। आप इतने अच्छे से समझते हैं सीएम बनना इज नॉट और दैट टू ऐसा नहीं कि शिवराज चौहान को कोई बहुत बड़े पिताजी माताजी कोई बहुत बड़ा राजनीति में थे तो उनको दिया, ऐसा नहीं है। पर साथ में वो आदमी ने एक जनरेशनल शिफ्ट करने की भी एक पूरा करेजियस डिसीजन लिया। बनाया किसको, आप एक यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए, वो जैन से आते हैं, मालवा बेल्ट से। मालवा बेल्ट को इतने समय से चीफ मिनिस्टर मिल नहीं रहा था, मालवा बेल्ट को एक चीफ मिनिस्टर दिया, मालवा बेल्ट को साथ में सांधा, उस अपने साथ में एकजुट किया। फिर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए उसके अंदर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया, और जिस व्यक्ति को बनाया वो यादव कम्युनिटी से आता है, जिसका एक पॉसिबल रिपल इफेक्ट होना है बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप सोचिए कि देयर इज नो वोट, जो मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, अपना जनाधार बढ़ाने के सोच, कि ऐसा नहीं कि यार यादव हमको इस बार वोट नहीं डाला तो हम यादव को टच ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम उसको भी अप्रोच करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ फर्क है कि इट्स एन एवर एक्सपेंडिंग पार्टी। राजस्थान के अंदर कितना बड़ा डिसीजन है कि लोग मान नहीं सकते थे कि भाई मान लीजिए कि वसुंधरा राजे के दौर को चेंज करके तो राजस्थान पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गॉन टू एन इन्फ्लेक्शन, और एक फर्स्ट टाइम एमएलए को दे दिया, तो एक मैसेज दे दिया कि यार एक फर्स्ट टाइम एमएलए को भी मैं बना सकता हूँ। तो कार्यकर्ता में भी एक जोश आ गया, विच इज आप लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्कर कि यार ये हम भी बन सकते हैं किसी स्थिति में। मतलब इतना करेज है कि पुराने जो नेता हैं उनको आप 100% नाराज कर सकते हैं 100%, क्योंकि वोट मोदी के नाम पे है, उससे वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट एट ऑल, वोट से मोदी का वोट है। नहीं, उन नेताओं को लगता है ना कि भाई हम इतने पुराने नेता हैं, हम अगर हम थोड़ा सा नाराजगी दिखाएंगे तो। सौरव अजरुद्दीन के बाद में सौरव गांगुली कैप्टन बने थे। सौरव गांगुली के कैप्टन बनने के बाद में महेंद्र सिंह धोनी से भी ज़्यादा सीनियर लोग इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर थे, पर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया था क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना था और ये देखा गया था।
तो सिर्फ सीनियरिटी क्राइटेरिया नहीं होता किसी को चूज़ करने के लिए। कई बार कोई भी लीडर या मैनेजमेंट डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द फ्यूचरिस्टिक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एंड नरेंद्र मोदी हैज़ दैट एबिलिटी टू डू इट। और आप देखिए कोई भी कोट अनकोट, अब कांग्रेस में ऐसा होता तो जैसे मान लीजिए सिंधिया और कमलनाथ की सिचुएशन के अंदर विरोध पब्लिक के सामने दिख रहा था, कांग्रेस इसको लोकतंत्र दिखाए पर विरोध पब्लिक के सामने था और सिंधिया को साथ में नहीं रख पाए, वो कांग्रेस का फेलियर था। सिंधिया बीजेपी में गए, उसमें बीजेपी की गलती नहीं, कांग्रेस की गलती कि यार तुम एक स्टेट जीतने के बाद में अगर अपने लोगों को साथ में नहीं रख पाए तो तुम्हारा ओपोनेंट तो रहेगा ही ना सरकार बनाने के लिए, वो कोई एनजीओ की एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। सरकार देखो, नेता का काम है सरकार में आना, जब सरकार में आएगा तभी वो अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाएगा, तभी उसके पास रिसोर्सेज आएंगे। सो इट्स सिंपल, देयर इज नो इम्पैक्ट। आप सोचेंगे कि नेता नाराज हो जाएंगे, वो अंदर ही अंदर इनके परिवार के अंदर नाराजगी हो पर वोट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आरएसएस का कितना बड़ा रोल लगता है? मुझे लगता है तीनों आरएसएस बैक्ड है। मध्य प्रदेश से तो आपको बता नहीं, सकता हूँ, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ह्यूज। जैसे अयोध्या में भी 40 लाख गांव से चंदा पूरा इकट्ठा हुआ, 3,000 ऐसे। बाय द वे अयोध्या राम मंदिर में कोई सरकार का पैसा तो लग नहीं रहा है, इट इज चंदे से आ रहा है, पूरा हाँ, चंदे से आ रहा है। तो संघ की क्या एबिलिटी हो गई है कि संघ के इतने सालों साल के काम को नरेंद्र मोदी जी ने एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचा दिया है। क्योंकि देखिए काम होता है, आप वर्क कर रहे हो, पर एक लीडर होता है जो उस काम को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाता है। तो संघ हैज़ प्रोवाइडेड दैट फनल कि भाई आज देश हिंदू नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो सालों साल की मेहनत कर रहा है। और जब नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर आए तो आपको वो एबिलिटी मिल गई गवर्नमेंट में प्रूव करने के लिए कि आरएसएस से आया हुआ व्यक्ति एक अच्छा प्रशासन भी चला सकता है, देश का मान सम्मान भी आगे रख सकता है और हिंदू हित की भी ख्याल रख सकता है। तो आरएसएस से आया हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी काशी का पुनरुत्थान भी कर सकता है, अयोध्या में राम मंदिर भी बनवा सकता है, और साथ में रशिया के साथ में ऑयल डील भी कर सकता है, यूएस के साथ में डिफेंस प्रोजेक्ट भी कर सकता है और इकोनॉमी बात भी कर सकता है। तो पहले क्या कहते थे, मान लीजिए इंटेलेक्चुअल्स, हाँ संघ के लोग हैं बट हाउ विल बी एबल टू रन द कंट्री। आज द वे नरेंद्र मोदी इज रन द एंटायर कंट्री विद द फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट, आई थिंक आफ्टर in the last 60-70 years, 50-60 years, I have not seen a stronger prime minister than this. तो इस संघ के लिए तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ संघ's प्रयोगशाला ओनली, ये मैं कहूँ। तो संघ मतलब संघ का रोल ह्यूज, बड़ा रोल है। 100%। देखिए एक गाड़ी के अंदर अगर आप पेट्रोल या डीजल नहीं डालो तो कितने भी अच्छे ड्राइवर को आप बैठा दो और वो 5वें गियर पे भी एक्सीलरेटर 5वें गियर पे भी लगा दे और एक्सीलरेटर भी दबा दे तो गाड़ी तो नहीं चलेगी ना। तो आप वही समझिए कि पेट्रोल डीजल का काम संघ करता है। इस बार भी करेगा? बिल्कुल, क्योंकि 26 के अंदर आरएसएस के 100 साल कंप्लीट हो अच्छा, गए। आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है संघ जो चाह रही है उसी तरह से हो रहा है? देखिए संघ, मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ संघ कुछ करती नहीं है, वो जो चाहती है उस तरीके से समाज के अंदर वो सोच में परिवर्तन लाती है, और वो अब सोच में परिवर्तन आ चुका है। और इसीलिए जो संघ का आइडियोलॉजिकल प्लैंक है उसी पे देश आगे जा रहा है। इनफैक्ट आज आप इंस्टाग्राम खोलिए और आप इतने सारे इंस्टा के पेजेस देखेंगे, उस पर आप ये देखेंगे कि नए नए युवा जो है जय श्री राम, जय हनुमान, इन सब के रील्स बना रहे हैं, मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान या एक युवा के अंदर हिंदू जागृति का समय नहीं है तो और क्या है। तो ये इसके पीछे आप कहें कि हाँ संघ है, तो हाँ पीछे संघ ज़रूर है, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक, अगर ये ऑर्गेनिक नहीं होता तो इतने समय नहीं चल पाता। तो ये उसको एक पुश संघ ने दिया है, अब वो एक ऑटो मोड पे आ गया। तो यूथ की अभी आप बात कर रहे थे, यूथ के अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि हिंदू होने की? मेरे हिसाब से कहते थे ना, एक कहावत है श्री जी, जब हम लोग पढ़ते थे कि बट यू आर इन योर कॉलेज और इन योर व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन इन योर अर्ली 20s, you feel that Marxism is very glamorous and you like being anti-establishment. Then as wisdom strikes you, then is when you understand कि oh that is not the ideal world, you have to be pragmatic. कहने का मतलब है कि कहते हैं कि 20 साल में आदमी लेफ्टिस्ट होता है और फिर जब थोड़ा सा समय हुआ कि वो राइट की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अभी अगर आप इंस्टीट्यूट्स की भी बात करें तो अब उसमें भी हिंदू की तरफ युवा जा रहे हैं, पर ओवरऑल इस देश का कॉमन आदमी 99.99% नेशनलिस्ट ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसी, वो कुछ चुनिंदा जो तबके हैं, अब वो चुनिंदा तबकों का भी समाज के अंदर एक्सेप्टेंस ना के बराबर हो गई। पहले इनको पॉलिटिकल शरण मिलता था,
इसीलिए ये जो है इतने ग्लैमराइज किए जाते थे। आज इनको पॉलिटिकल शरण नहीं मिलता, इसलिए ग्लैमराइज नहीं होते। इसका सीधा उदाहरण है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप परिवर्तन देख लीजिए। शाह फैजल इज एन IAS ऑफिसर, वो अपने राह से डिटूर हुए, आज जाके वापस से वो मेन स्ट्रीम के अंदर आ चुके हैं। सो मेरा मानना ये है कि युवा में नेशनलिज्म की फीलिंग हमेशा से ही रही है, ऐसा नहीं अभी नहीं रही है। इट इज़ जस्ट दैट थोड़े से शरारती तबके या थोड़े से कोट अनकोट ऐसे तबके जो भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ थे, उनका थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा था और उनको मीडिया में ज़्यादा दिखाया जाता था। तो हमको लगता था कि ये समाज के प्रतिद्वंद्वी हैं, पर ऐसा कभी था नहीं। और आज मीडिया में उतने दिख नहीं रहे, और साथ में इनके बैक्ड आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर बहुत सारे फैक्टर साथ में आए हैं। इसके कारण आप कह सकते हैं कि अब उनका वो फ्रिंज और फ्रिंज होते जा रहे हैं। अरुण जेटली का एक बहुत ऐतिहासिक भाषण था, एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस ओरेटर्स। जब JNU का आपको याद है, वो 2015-16 के अंदर चल रहे थे, नारे वीडियो वायरल हुआ था, भारत के टुकड़े होंगे। तो कांग्रेस, राहुल गांधी हैड गॉन देयर एंड stood with Kanhaiya Kumar and others. So Arun Jaitley had said that it is very unfortunate that a mainstream party like a Congress party, which has been in power for majority time since independence, has started to take fringe position. मतलब कांग्रेस अपने आप को फ्रिंज पोजीशन की तरफ लेके जा रही थी, और वो कहीं ना कहीं सही हुआ था। और 19 के अंदर वही नतीजा हुआ, कांग्रेस को सरकार नहीं मिली। देश कभी भी एंटी नेशनल नहीं हो सकता और स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग जब पब्लिक से बात करते हैं तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन, सो एंड सो, इस तरह के जो नेता हैं, उनके बारे में क्या परसेप्शन है उनको? क्योंकि उनकी बातचीत से तो नहीं लगता ना, वो जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो लगता है कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कि जितना भाई आप हिंदू सेंटिमेंट्स से खेलेंगे उतना फायदा तो बीजेपी को होगा ना। पर इस बिल्कुल आप बात तो यही कह रहे हैं, और मैं भी कई बार ये सोचता रहता हूँ कि ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं। पर इसमें बात की जैसे उदयनिधि स्टालिन की बात है, इसमें जब मैं कॉमन लोगों से बात करता हूँ, बोलता हूँ यार वो स्टालिन वाले बयान को जाके इनमें से किसी ने भी खंडन क्यों नहीं किया। मान लो कि जैसे स्टालिन ने बयान दिया, तो ना राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना किसी और ने खुल के इसका विरोध नहीं किया, तो फिर लोगों के मन में लगता है कि यार ये तो साथ में अलायंस के अंदर खड़े हुए हैं, तो इनकी तो मौन स्वीकृति है। तो अगर मान लो भाजपा के एजेंडे पे चल भी रहा है, तो ये लोग इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फैक्ट इशू उनके साथ ये आ जाता है कि कोई भी जब एंटी हिंदू बयान होता है, अब ये तो कोई बच्चा ही जानेगा ये बयान तुम दोगे, बीजेपी का कोड अनकोड एजेंडा होगा, तो क्यों तुम बयान दे। बट उसमें नतीजा ये निकलता है कि इनमें से इनके पार्टनर्स ही इसको इस पर चुप्पी साधते हैं, या चुप्पी साधने के साथ तुम्हें इसके ऊपर इसका खंडन नहीं करते, तो फिर ये इनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाता है। मतलब पब्लिक में बहुत खराब परसेप्शन जाता है एक तरह से। हाँ, ये उदयनिधि स्टालिन के बयान का तो गया, मतलब स्वामी प्रसाद भी कौन सा बहुत अच्छे बयान देते हैं, वो तो आपको पता ही। उत्तर प्रदेश, अब सोचो ना आप, जैसे उसने बयान दिया, वो वीडियो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, उधर से जगह आ गया। अब वो वीडियो की लाइफ ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गई, फिर कोई दूसरी चीज़ होगी तो फिर वो वीडियो कटेगा और बनेगा, देखो स्वामी प्रसाद ने बोला, उदयनिधि ने बोला, इस पर राहुल गांधी चुप हो गए, फिर वो वीडियो वापस से सर्कुलेट होगा। तो आदमी तो सोचेगा ना कि यार ये क्यों है। तो एवरीथिंग इज अ साइकिल एंड एवरीथिंग कम्स बैक। चलते चलते एक चीज़ और पूछता हूँ, 22 को आना है? मतलब 22 को आप लोग 22 को आएंगे? देखिए 22 को मेरी मेरी टीम वहाँ पे ज़रूर रहेगी, पर अभी पिछले 1-1.25 हफ्ते से मैं अयोध्या के अंदर था, तो या तो मैं अयोध्या में रहूँगा या मैं फिर अपने घर में ही दिया जला के इस चीज़ को सेलिब्रेट करूँगा। क्या लगता है 22 जनवरी को किस तरह का माहौल रहेगा? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब लोग दिया जलाएं, इस तरह से करें और इसको एक तरह से उत्सव की तरह मनाएं। मैं भी राम मंदिर टेम्पल के जो चीफ प्रीस्ट है सत्येंद्र दास जी के साथ बैठा था, तो वो कह रहे हैं कि मैं इतने समय तक इसीलिए मेरे जितने भी आसपास के सब थे वो चल बसे, और प्रभु ने मुझे इतने समय तक सिर्फ इसीलिए जीवित रखा है कि मैं भव्य राम मंदिर के अंदर पूजा कर सकूं। तो ये सेंटिमेंट है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक दीपावली तो से मैं कहूँगा कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के या सनातन भारत के एक इतिहास के अंदर एक अक्षरों से 22 जनवरी को लिखा जाएगा। इट इज़ अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन इंडियाज मार्च टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। ये एक, आप मान के चलिए कि ये मेरे हिसाब से पिछले 100 साल का सबसे अगर कोई बड़े दिनों में से एक होगा तो ये उसमें से आएगा। और 24 के इलेक्शन में इम्पैक्ट भी डालेगा? 24 तो डन एंड डस्टेड इलेक्शन है। नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना। पड़ ही गया है।
मैं भक्ति पथ पे था। नहीं, मैं उस 22 जनवरी के दिन पे जो कार्यक्रम होंगे सोचिए। इसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात पूरी कर रहा हूँ। तरीके से आप सोचिए, मैं भक्ति पथ पे था जहाँ से हम रामलला जी के दर्शन करने जाएंगे, तो वहाँ पे आप जब एंड करते हैं, आप लोगों में एक एक्साइटमेंट एनर्जी देते हैं। वहाँ पे जो स्वीपर स्वीप कर रहा है बोल रहा है मैं प्रभु श्री राम के लिए कर रहा हूँ। मुझे वहाँ पे एक स्पेशली एबल्ड है, वो व्हील चेयर पर मम्मा जा रही, बोली मेरे को प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। कोई झज्जर से महिला आई है जो मान लीजिए ढंग से चल नहीं पा रही, बोले मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। वहाँ पे युवा हैं, कोई इंजीनियर IIT IIM से आया हुआ है, बोल रहा है कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद में वहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु से काशी तमिल संगम के लोग आए, वो बोल रहे गूस बम्स। ये आज की स्थिति है। 22 जनवरी क्या सोचिए क्या होगा। आप ये सब छोड़िए, आप आसपास घूमिए, लोगों की कॉन्वर्जेशन पे बात करिए। इट्स आई थिंक द opposition has missed understanding what this country thinks and is thinking. चलिए, आपने जो भी बात की मुझसे शुरुआत में 350 से 400, मैं इसको कोट करके रखूंगा। आप ये फिर हम लोग बैठेंगे दोबारा, क्लियर मैंडेट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्लियर मैंडेट तो 272 पे भी आ जाएगी। अभी देखिए, आप एक चीज समझिए ना, आप तो राजनीति अच्छे समझ सकते हैं, कई चीजों के ऊपर क्या समीकरण बैठते हैं, क्या होता है, पर मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, आप ये नोट कर लीजिए कि जितना बीजेपी को वोट शेयर 2019 में बीजेपी को क्लियर मैंडेट आएगी कि एनडीए को? बीजेपी को क्लियर मैंडेट आएगी। 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्पष्ट बहुमत के साथ में 2024 में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। जितने वोट, क्वांटिटी ऑफ वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में पड़े थे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वोट 2024 में पड़ेंगे। कितनी सीटें आएंगी इसका मैं आपको अपने ओपिनियन पोल जो मैं मार्च में निकालूंगा उसके बाद मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझसे बातचीत की, और हम लोग फिर बैठेंगे जरूर, और जो आपने फिगर बताई है उस पर फिर चर्चा करेंगे, और मार्च में एक बार फिर से इस पे एनालिसिस करेंगे 100%। और आप इसको नोट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, धन्यवाद।